प्रस्तुत है आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2 18वीं सदी का उत्तरार्ध। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। 18वीं सदी का उत्तरार्ध, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तथा ब्रिटिश कंपनी की भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापना। भूमध्य सागरीय क्षेत्र से भारत के व्यापारिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। ईसा की आरंभिक शताब्दियों से भारत का रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध कायम था तथा पश्चिम में भूमध्य सागरीय क्षेत्र से लेकर पूरब में चीन एवं दक्षिण पूर्व एशिया तक एक व्यापारिक नेटवर्क कायम रहा था। इस व्यापारिक नेटवर्क के मध्यवर्ती केंद्र के रूप में स्थापित होने के कारण भारत की स्थिति अत्यंत मजबूत थी। इसी प्रकार 17वीं शताब्दी में पश्चिम में अमेरिकी महाद्वीप से लेकर पूरब में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र तक ऐसा व्यापारिक नेटवर्क विकसित हुआ जिसे एक ग्लोबल सिस्टम के रूप में देखा जाता है और भारत पर इन व्यापारिक संबंधों का गहरा असर भी पड़ा था। साथ ही इसे 17वीं सदी की व्यापारिक क्रांति की संज्ञा दी जाती रही है। अब प्रश्न उठता है कि इस व्यापारिक क्रांति के कारण क्या थे। इसे पश्चिमी विश्व में होने वाले बदलावों के संबंध में समझने की जरूरत है। इस समय यूरोप के पूरब में बाइजेंटाइन साम्राज्य स्थित था, परंतु उस साम्राज्य पर मध्य एशियाई तुर्कों का निरंतर आक्रमण हो रहा था और आखिरी में 1453 में ऑटोमन तुर्क जो हैं वो आक्रमण करते हैं, बाइजेंटाइन साम्राज्य खत्म हो जाता है, या बाइजेंटाइन साम्राज्य का ही दूसरा नाम था पूर्वी रोमन साम्राज्य। तो इसका पतन हो जाता है। इसी को इतिहास में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल अर्थात कुस्तुनतुनिया का पतन के नाम से जाना जाता है। ये घटना एक युगांतकारी घटना थी। इसके परिणाम स्वरूप भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारत के बीच वे व्यापारिक मार्ग बंद हो गए जो यूरोप को भारत के बीच जोड़ते थे, क्योंकि ये डेरियस और सिकंदर के समय से प्रचलित मार्ग थे और ये यूरोप को भारत से ईरान होते हुए या इस तरफ टर्की से ईरान और इस तरफ होते हुए भारत आते थे, तो ये बंद हो गए। इससे कुछ समय के लिए यूरोप अपने ही महाद्वीप में कैद होकर रह गया। ये वो काल था जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था और इस काल में यूरोप में एक नवधनाढ्य वर्ग का उदय हुआ। इस वर्ग ने यूरोप में विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, क्योंकि इस समय सामंतवाद का पतन हो रहा था, कृषि दासता समाप्त हो रही थी, धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, मांग बढ़ रही थी। तो जब मांग बढ़ेगी तो इस मांग में अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण वस्तु थी मसाले। ऐसा क्यों? मसाले जो है वो कहा जाता है कि जैसे हमारे यहाँ मसाले जिस चीज़ में प्रयोग होते हैं उस तरीके से मसाले वहाँ नहीं प्रयोग में लाए जाते थे। वहाँ मांस को प्रिजर्व करने के लिए मसाले का प्रयोग होता था। फिर इस काल में यूरोप एक व्यापक परिवर्तन की प्रक्रिया से भी गुजर रहा था। एक तरफ सामंतवादी व्यवस्था बिखर रही थी और उसकी कब्र से महत्वाकांक्षी राजतंत्र का उद्भव हो रहा था, तो दूसरी तरफ एक व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था और इस वर्ग के द्वारा विशेष रूप से राजनीतिक सक्रियता दिखाई जा रही थी। यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों के द्वारा भी अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के संग्रह पर बल दिया जा रहा था। इसी क्रम में उनके द्वारा व्यापार को विशेष रूप से प्रोत्साहन दिया गया। सबसे पहले किसने प्रोत्साहन दिया था? तो स्पेन और पुर्तगाल। ये शुरुआत में इन्होंने जो है व्यापार या व्यापारिक क्रांति को शुरुआत की थी। लेकिन भारत के वैकल्पिक मार्ग की खोज को इसी संदर्भ में अगर हम देखें तो इसी संदर्भ में हम समझ सकते हैं। भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया को स्वयं यूरोपीय राजतंत्रों द्वारा समर्थन दिया जा रहा था। पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर, ये पुर्तगाल का था, हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन का शासक फर्डिनेंड प्रथम तथा महारानी इसाबेला, इनको भौगोलिक खोजों के समर्थन देने के लिए याद किया जाता है। इसी क्रम में भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज करते हुए 1492 में इटली का रहने वाला नाविक जो है कोलंबस, वो अमेरिका चला जाता है, अमेरिका की खोज कर लेता है। तत्पश्चात पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 1498 में 1498 में भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज की। कहाँ आ गया था? तो हमारे कालीकट में, राजा जमोरिन के समय कालीकट आ गया था।
इस दौड़ में ब्रिटिश, फ्रेंच एवं डच भी शामिल हो गए। इसके परिणामस्वरूप दुनिया के अन्य क्षेत्र भी प्रकाश में आने लगे। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि अमेरिका अकस्मात प्रकाश में आया था। अब तक ये एक अज्ञात महाद्वीप रहा, परंतु एक बार जब ये प्रकाश में आया तो न केवल इसने दुनिया की कार्टोग्राफी अर्थात मानचित्र को बदल दिया, बल्कि एक व्यापारिक क्रांति की पृष्ठभूमि भी निर्मित कर दी। और फिर अमेरिका की खोज का सबसे बड़ा लाभ यह था कि अमेरिका से प्राप्त होने वाली कीमती धातु के माध्यम से यूरोपीय देश पूर्वी व्यापार को जारी रख सके। आप एक बात याद कर सकते हैं, ट्रेंगुलर ट्रेड जिसको कहते हैं, ट्रायंगुलर ट्रेड, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। एक तरफ एशियाई वस्तुओं की यूरोप में बहुत अधिक मांग थी, तो दूसरी तरफ यूरोपीय वस्तुओं की भारत जैसे एशियाई देशों में मांग नहीं थी। तो यूरोप की वस्तुएं भारत में बिकती नहीं थी और भारत की या एशिया की वस्तुएं यूरोप में बहुत ज़्यादा बिकती थीं। इसलिए ट्रेड डेफिसिट चल रहा था यूरोप की तरफ से। अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट, और भारत की तरफ से देखें तो ट्रेड सरप्लस था शुरुआत में। अतः यूरोपीय देशों ने अमेरिका से प्राप्त कीमती धातु के माध्यम से अपना एशियाई व्यापार जारी रखा। अमेरिकी महाद्वीप की ओर सबसे पहले स्पेन बढ़ा था तथा उसने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के अधिकांश भाग का औपनिवेशीकरण किया था। पुर्तगाल ने केवल ब्राजील पर नियंत्रण स्थापित किया था। वहीं उत्तर अमेरिका महाद्वीप के औपनिवेशीकरण के क्रम में ब्रिटेन, हॉलैंड तथा फ्रेंच ये आगे आए थे। वास्को डी गामा की खोज के बाद पुर्तगाल ने पूर्व की ओर प्रसार आरंभ किया। इसके परिणामस्वरूप पुर्तगाल ने पूरब में एक वृहद साम्राज्य स्थापित किया। पुर्तगाली साम्राज्य अपने स्वरूप में एक, अगर देखा जाए तो ग्लोबल था। जहां एक तरफ पुर्तगाली साम्राज्य अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील में स्थापित था, वहीं दूसरी तरफ यह पूरब में फारस की खाड़ी अर्थात ईरान, लाल सागर एवं अरब सागर से लेकर मलक्का जलसंधि तक फैला हुआ था। इसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। किसको? पुर्तगाली साम्राज्य को। 16वीं सदी के अंत तक पुर्तगालियों ने पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा, लेकिन 17वीं सदी का जब आरंभ हुआ और ब्रिटिश एवं डच कंपनी आई तो पुर्तगालियों का एकाधिकार टूट गया। पुर्तगालियों की मुख्य दिलचस्पी मसाला व्यापार में ही रही थी तथा उनका मुख्य लक्ष्य समुद्री चुंगी वसूली तक ही सीमित था। जबकि ब्रिटिश एवं डच ने क्या किया? उन्होंने आधुनिक प्रकार की कंपनियां बनाई जो निजी उद्यमियों द्वारा निर्मित की गई थी और निर्णय लेने के मामले में बहुत हद तक स्वतंत्र भी थी और फास्ट भी थी, त्वरित निर्णय लेती थी। यद्यपि उनके हितों के संवर्धन के लिए इन देशों की सरकारें भी तत्पर रहती थीं, फिर भी अर्थात ये भी उनके फेवर में ही था। पूर्वी व्यापार पर नियंत्रण के लिए ब्रिटिश एवं डच कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई और अंत में ब्रिटिश कंपनी ने फारस की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जबकि डच पूरब में मलक्का में स्थापित हो गए। यहाँ पर अगर हम देखें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह, और डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, डचों की एक व्यापारिक संस्था थी, वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, उसको VOC के नाम से जानते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वेरिंग्ड ओस्ट इंडिश कैंपेन, इस तरीके से उसका फुल फॉर्म बनेगा, तो ये VOC कहलाएगी। इसको डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप जान सकते हैं। इसकी स्थापना 1602 में हुई, यानी 1602 में हुई। डच संसद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इस संस्था के माध्यम से डचों द्वारा पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। ये करती क्या थी? तो इसका मुख्य काम था मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण तथा उसके निवेश के माध्यम से स्थायी पूंजी का निर्माण करना। यही इसकी मुख्य कार्यनीति थी। फिर एक डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको समझ लेते हैं। तो डेनिशों ने 1620 में त्रैंकोबार अर्थात तमिलनाडु में, 1676 ईस्वी में सेरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। एक त्रैंकोबार में यानी तमिलनाडु में और एक सेरामपुर बंगाल में। सेरामपुर जो है वो डेनिशों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था।
और 1845 में डेनिशों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया और डेनमार्क वाले ऐसे चले गए। मुख्य रहती है कौन सी, तो हमारे यहाँ मुख्य है वो एक तो पुर्तगालियों को, इनको देखना है, और एक है ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों वाली, ब्रिटिश वाली, और एक है फ्रेंच। तो चलिए, भारत आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक तीनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। 17वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था में भारत मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित था। यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र से आशय यह है कि भारत पश्चिम में अमेरिका तथा पूर्व में पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य में अवस्थित था। इसके अतिरिक्त अगर हम एशियाई व्यापार क्षेत्र पर निगाह डालें तो हमें पता चलता है कि पश्चिम में हॉर्मुज अर्थात फारस की खाड़ी का एक बंदरगाह है, वो हॉर्मुज है, वहाँ से लेकर पूरब में जापान तक इस व्यापारिक गतिविधि की परिधि थी। एक समय पर संपूर्ण एशियाई व्यापार के समग्र ढांचे पर किसी एक समूह का ही प्रभाव होता था। पहले अरब व्यापारियों ने इस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा था। जैसा कि हमें ज्ञात होता है कि अरब व्यापारी मुस्लिम व्यापारी थे और यूरोप के उत्थान से पहले इस्लामी भूमंडलीकरण का काल रहा था। आगे 15वीं सदी के पूर्वार्ध में चीन ने भी समुद्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कदम बढ़ाए तथा 1404 से 1433 के बीच चीन का एक मिंग राजवंश था, तो उसके शासक ने झेंग हे के नेतृत्व में 7 व्यापारिक सहसामरिक नौसैनिक अभियान हिंद महासागर तथा अफ्रीका के पूर्वी तट तक भेजे थे। लेकिन फिर ये आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि कहा जाता था कि अटलांटिक में जो है नरक का द्वार है, तो ये आगे नहीं बढ़ा था। हालांकि बताया जाता है कि पहला अभियान इसका इतना बड़ा था कि उसने लगभग 62 जंगी जहाज और 28,000 नाविकों ने उसमें हिस्सा लिया था। और यदि झेंग हे का ये अभियान जारी रहता तो जाहिर है कि वास्को डी गामा जब पूर्व का रुख करता तो पूर्वी विश्व पर चीन का दबदबा पाता, किंतु कुछ अस्पष्ट कारणों से चीन की सरकार ने 1433 तक इस अभियान को त्याग दिया। और एक संभावना ये भी है कि दक्षिण चीन सागर में समुद्री डाकुओं की डकैती ने या समुद्री डाकुओं की गतिविधियों ने चीन के इस निर्णय को प्रभावित किया था। वहीं दूसरी तरफ संभावना ये भी है कि चीन की सरकार की इन नौपरिवहन गतिविधियां हैं उनका कोई स्पष्ट वित्तीय लाभ नहीं नजर आया, इसलिए उसने इन अभियानों को बंद कर दिया। यदि चीन उस समय अमेरिका को पा जाता तो मुझे लग रहा है पूरा विश्व ही कुछ अलग तरीके से अलग नजर आता। चीन की इस पलायनवादी नीति का सीधा लाभ यूरोपीय कंपनियों को मिला। वास्को डी गामा की खोजी यात्रा ने पूरब में पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य का रास्ता तैयार कर दिया। हॉर्मुज से लेकर मलक्का का विस्तृत क्षेत्र पर पुर्तगालियों का नौसैन्य वर्चस्व स्थापित हो गया। लेकिन इस काल तक आते आते एशियाई व्यापार की संरचना 3 उपभागों में विभाजित हो चुकी थी। पहला उपभाग पश्चिमी उपभाग था। ये उपभाग लाल सागर, फारस की खाड़ी और अरब सागर तक फैला हुआ था। फारस की खाड़ी में हॉर्मुज तथा भारत में कैम्बे, दाभोल एवं कालीकट बंदरगाह इस उपभाग में विशेष रूप से जुड़े हुए थे। दूसरा उपभाग मध्यवर्ती था और यह हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इसी प्रकार तीसरा उपभाग पूरब में मलक्का एवं दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी तक फैला हुआ था। इस व्यापारिक संरचना में भारत का विशेष महत्व होने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कि भारत की मध्यवर्ती भौगोलिक स्थिति। दूसरा, भारत के कई प्रमुख उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मांग थी। ठीक है। कच्चे माल के रूप में मसाले, विशेष रूप से काली मिर्च, कपास, नील आदि उत्पादों की बहुत मांग थी। विशेषकर 17वीं सदी में सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल आदि वस्त्रों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विशेष रूप से मांग उत्पन्न हुई। इस दौरान भारत में बंगाल से गुजरात तक सूती वस्त्र उद्योग के अनेक वृहद केंद्र विकसित हो गए। ढाका का मलमल विश्वविख्यात था। उस समय ढाका भी भारत में था, तो ढाका का मलमल विश्वविख्यात था। सबसे बढ़कर ब्रिटिश ने यूरोप में तथा डचों ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार विकसित कर दिया था। यह वह काल था जब भारत पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच बड़े औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। बदले में भारत बाहर से कुछ वस्तुओं का आयात भी करता था। 16वीं सदी में भारत से आयात की जाने वाली प्रमुख मद घोड़े थे। वहीं 17वीं सदी में आयात की जाने वाली प्रमुख मद जो है वो कीमती धातु अर्थात चांदी और सोना हो गई थी।
इस काल में एशियाई व्यापार के पश्चिमी तथा मध्यवर्ती भाग पर ब्रिटिश कंपनी जबकि पूर्वी भाग पर डचों का नियंत्रण स्थापित हो गया था। पहले एशिया में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी तथा डच कंपनी के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चली थी। अंत में इस प्रतिस्पर्धा के पश्चात ब्रिटिश कंपनी दक्षिण एशिया में तथा डच कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित हो गई। जहां ब्रिटिश कंपनी ने मुख्यतः यूरोपीय एशियाई व्यापार को विशेष महत्व दिया था, वहीं डच कंपनी ने यूरोपीय व्यापार एवं एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार दोनों को महत्व प्रदान किया था। व्यापारिक गतिविधियों में यूरोपीय कंपनियां तथा निजी व्यापारी दोनों शामिल होते थे। प्रायः कंपनी के कर्मचारियों की तनख्वाह कम होती थी, इसलिए वे निजी व्यापार के माध्यम से आमदनी की भरपाई करने का प्रयास करते थे। लेकिन इसी क्रम में होता क्या था, भ्रष्टाचार एवं निजी महत्वाकांक्षा उसको प्रोत्साहन मिलता था। यूरोपीय व्यापार में केवल यूरोपीय कंपनियां सक्रिय होती थीं, वहीं एशियाई व्यापार में कंपनियों के साथ साथ निजी व्यापारी भी सक्रिय होते थे। इन व्यापारिक गतिविधियों में सबसे विलंब से आने वाली कंपनी थी फ्रेंची कंपनी, जो कि 1664 में बनी थी। परंतु फ्रेंच कंपनी ने भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी के साथ कड़ा मुकाबला किया। वस्तुतः किसी भी कंपनी की शक्ति मात्र देश की हैसियत पर निर्भर करती थी। मात्र देश का मतलब जो कंपनी कहाँ की है, ओरिजिनली वो कहाँ की है। फ्रांस यूरोप की एक बड़ी शक्ति था और ब्रिटेन से वैश्विक साम्राज्य के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। अतः भारत में ब्रिटिश एवं फ्रेंच कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा को भी इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। इन दोनों कंपनियों के बीच वर्चस्व की लड़ाई कर्नाटक युद्ध के माध्यम से व्यक्त हुई है। वास्को डी गामा ने जब मालाबार तट पर लंगर डाला तो अरब व्यापारियों ने पुर्तगालियों का विरोध किया, किंतु कालीकट के शासक जमोरिन ने पुर्तगाली व्यापारियों को संरक्षण दे दिया। अतः जब वास्को डी गामा अपने जहाज़ों में मसाले लेकर लौटा तो ये मसाले यूरोप में 60 गुना अधिक दाम में बिके और इस प्रकार इस तथ्य ने पूर्वी मसाला व्यापार के आर्थिक महत्व को उजागर कर दिया और सब लालच में पड़ गए। डी अल्मीडा के अधीन भारत में पुर्तगाली गवर्नर का पद स्थापित किया गया। डी अल्मीडा के काल में पुर्तगालियों का संघर्ष हॉर्मुज के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए मुस्लिम शक्तियों से हुआ। अंत में 1508 ईस्वी में पुर्तगाली हॉर्मुज पर कब्जा करने में सफल रहे। डी अल्मीडा के अधिकारी अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर से गोवा छीन लिया। इस प्रकार उसने भारत में पुर्तगाल के क्षेत्रीय राज्य की एक तरीके से स्थापना कर दी। फिर पुर्तगालियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करना प्रारंभ किया। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ भी कदम बढ़ाया और इंडोनेशिया में अपनी किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना की। इस प्रकार उन्होंने पश्चिम में हॉर्मुज से पूर्व में मलक्का तथा दक्षिण में हिंद महासागर तक अपना वर्चस्व स्थापित किया। पुर्तगालियों ने एशिया में प्रचलित खुले समुद्र की नीति को धक्का पहुंचाया। खुले समुद्र की नीति का मतलब चाहे जो देश चाहे जिस तरीके से समुद्र में व्यापार करे, खुले आराम से व्यापार करे, उस पर कोई टैक्स या उस पर कोई चुंगी नहीं लगती थी। इसको खुले समुद्र की नीति कहते थे तथा पुर्तगालियों ने इसको धक्का पहुंचाया तथा समुद्री गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने मसाले, घोड़े, गोला बारूद और कुछ अन्य सामग्रियों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे बढ़कर उन्होंने कार्टेज पद्धति की शुरुआत कर दी। ये एक प्रकार का पारपत्र होता था जो भारतीय व्यापारी पुर्तगालियों से प्राप्त करते थे और तभी वो अपने जहाज समुद्र में ले जा सकते थे। अन्यथा उनके जहाज को युद्ध का माल समझकर लूट लिया जाता था और फिर उसको बांट दिया जाता था या वो रख लेते थे। पुर्तगालियों ने भारत में धार्मिक कट्टरता भी दिखाई तथा लोगों को जबरन ईसाई धर्म में धर्मांतरित करने का प्रयास किया। इस तरह पुर्तगालियों ने व्यापार के साथ लूटपाट की नीति भी जारी रखी। अतः पुर्तगालियों की इस नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। पुर्तगालियों का व्यापारिक एकाधिकार तब टूटा जब 17वीं सदी के आरंभ में डच एवं ब्रिटिश कंपनियों का आगमन हुआ। ब्रिटिश कंपनी अपने स्वरूप में भी पुर्तगाली कंपनी से अलग थी। पुर्तगाली कंपनी जहां राजकीय एकाधिकार में काम करती थी, वहीं डच और ब्रिटिश कंपनियां संयुक्त उद्यम कंपनियां थीं, जिन्हें हम आज की बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वज मान सकते हैं। फिर इन कंपनियों को अपनी सरकारों का समर्थन भी प्राप्त था।
सरकार से ही इन्हें व्यापारिक एकाधिकार का चार्टर मिलता था तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें सरकार से नौसैन्य सहायता भी प्राप्त हो जाती थी। आरंभ में डच कंपनी की तरह ब्रिटिश कंपनी भी पूरब के मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत थी। यही वजह है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए हुई थी, न कि भारत के लिए। डच तथा ब्रिटिश कंपनी ने पुर्तगाली कंपनी को उसके अधिकांश भूभाग से वंचित कर दिया। पुर्तगालियों ने हॉर्मुज का क्षेत्र ब्रिटिश के हाथों गंवा दिया, तो मलक्का क्षेत्र डचों के हाथों, और फिर अंत में पुर्तगाली भारत में सिर्फ गोवा, दमन और दीव में सिमट कर रह गए, जहां से वे स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा 1961 ईस्वी में यानी 1961 में बलपूर्वक बाहर निकाले गए। वस्तुतः पुर्तगाल एक छोटा सा देश था और उसके पास संसाधन भी सीमित थे। पूर्वी व्यापार का भी वास्तविक लाभ पुर्तगाल को नहीं मिल पाता था, क्योंकि पुर्तगाल मध्यस्थ और बिचौलियों से प्राप्त कर्ज के आधार पर इस व्यापार को आगे बढ़ा रहा था। इसलिए इस व्यापार का अधिकांश मुनाफा इन बिचौलियों को प्राप्त होता था, न कि पुर्तगाल को। यही वजह थी कि पुर्तगाली ब्रिटिश और डच शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाए। अब हम थोड़ा वास्को डी गामा को देखते हैं और फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को देखते हैं। देखिए, 1498 में वास्को डी गामा, जो कि एक पुर्तगाली नाविक था, ये उत्तमाशा अंतरीप का चक्कर लगाते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां कालीकट के हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। विरोध का कारण जाहिर सी बात है आर्थिक हित था। अंततः वास्को डी गामा जिन मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वे पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिके। परिणामतः इस लाभकारी घटना ने पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित किया। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हुआ। फिर देखते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। 1505 ईस्वी में यह भारत आने वाला पहला पुर्तगाली वायसरॉय था। इसने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ब्रिटिश कंपनी को भारत में पांव जमाने में कठिनाई हुई थी, क्योंकि उन्हें पुर्तगालियों के विरुद्ध मुगल शासक का विश्वास जीतना पड़ा। किंतु बाद में भारतीय उपमहाद्वीप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ब्रिटिश फैक्ट्रियां स्थापित हो गई थीं। ब्रिटिश और डच कंपनियों का सबसे बड़ा योगदान है कि भारत में मसाले की जगह सूती वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहन देना। इन्होंने भारत से बाहर भारतीय सूती वस्त्रों तथा रेशमी वस्त्रों के लिए एक बड़ा बाजार निर्मित किया। इन्हीं दोनों कंपनियों के द्वारा भारत में 17वीं सदी में एक व्यापारिक क्रांति लाई गई। डच एशिया के अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भारतीय वस्त्रों का निर्यात करते थे। उदाहरण के लिए वे भारत के कोरोमंडल तट से बेहतर किस्म के सूती वस्त्र का निर्यात करते थे तथा उसके बदले दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों की उगाही करते थे। फिर वे बंगाल से कच्चे रेशम एवं अफीम भी प्राप्त करने लगे। इसी प्रकार ब्रिटिश कंपनी के द्वारा 17वीं सदी में बड़ी मात्रा में कोलिको वस्त्र का निर्यात किया गया। यूरोपीय कंपनियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के प्रधानमंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 अर्थात 1664 ईस्वी में की गई थी। भारत में 1667 में ये आई, इसका आगमन हुआ और इसने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। सूरत में ही अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री भी स्थापित हुई थी। उसके बाद मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रगिरी, माही आदि कई क्षेत्रों में फ्रांसीसी फैक्ट्रियां स्थापित हुईं। इस प्रकार यद्यपि फ्रांसीसी देर से आए थे, लेकिन उन्होंने भारत में तेजी से अपना प्रभाव स्थापित किया और इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश शक्ति के प्रतिद्वंदी के रूप में फ्रांसीसी शक्ति का उद्भव हुआ। इसने दोनों कंपनियों के मध्य कर्नाटक युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित कर दी। जैसे कि हम जानते हैं, यूरोपीय कंपनियों ने भारत से जो वस्तुएं खरीदी, उसके बदले उनके पास देने के लिए वस्तुएं नहीं थीं। अतः आरंभ में उन्होंने व्यापार की यह रकम यूरोप से कीमती धातु लाकर पूरी की। यद्यपि वे अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी कुछ मुनाफा प्राप्त करती थीं, किंतु निवेश के लिए वह रकम अपर्याप्त थी। इस तथ्य ने भारत में यूरोपीय कंपनियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जागृत कर दिया। एक बार सरसरी तौर पर देखते हैं कि यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष क्या थे।
एस्तादो द इंडिया नाम की पुर्तगाली कंपनी 1505 में स्थापित हुई। बेरिंग द ओस्ट इंडिशे कंपनी अर्थात डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में स्थापित हुई। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़ अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1600 ईस्वी में स्थापित हुई। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में और कंपनी देस इंदसे ओरिएंटल्स ये जो है फ्रांसीसी कंपनी थी 1664 में स्थापित हुई। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम अगर देखा जाए तो पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेजी आए, फिर डेनमार्क वाले आए यानी डेनिश और फिर फ्रांसीसी। लेकिन इनके द्वारा स्थापित कंपनियों का वर्ष अलग अलग है। कई परीक्षाओं में एस्तादो द इंडिया को एक कंपनी मानकर प्रश्न पूछे गए हैं, जबकि वास्तव में एस्तादो द इंडिया पुर्तगाल के भारतीय साम्राज्य को कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या थी? तो यूरोप में पहल सरकार एवं निजी व्यापारियों के प्रयासों से कंपनियां स्थापित की गई तथा इन कंपनियों के संचालन में भी सरकार की विशेष भूमिका रहती थी। पुर्तगाली कंपनी इसी श्रेणी की थी। फ्रेंच कंपनी सरकार द्वारा संगठित एवं संचालित कंपनी थी। वहीं डच कंपनी तथा विशेष रूप से ब्रिटिश कंपनी नई पीढ़ी की कंपनियों के उदाहरण थे। इन्हें ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार की कंपनियां व्यापारियों के एक समूह के द्वारा संगठित की जाती थीं। फिर अतिरिक्त पूंजी संसाधनों के लिए यह बाजार में शेयर जारी करती थी। यद्यपि शेयर धारक कंपनी के प्रबंधन में स्पष्ट रूप से हिस्सा नहीं लेते थे, परंतु उन्हें मुनाफे का एक अंश प्राप्त होता था। इसलिए ऐसी कंपनियां ज्वाइंट स्टॉक कंपनियां कही जाती थीं। ऐसी कंपनियों के प्रबंधक शेयरधारकों द्वारा चयनित होते थे। अतः इन कंपनियों का प्रबंधन अधिक चुस्त, सक्षम एवं पेशेवर होता था। अपने अपार संसाधनों एवं चुस्त प्रबंधन के कारण ही ऐसी कंपनियां अधिक सफल सिद्ध हुईं। ऐसी कंपनियों को सरकार के द्वारा चार्टर क्यों प्रदान किया गया और किस कारण से इन कंपनियों को चार्टर कंपनी का नाम दिया गया? तो देखिए, उस काल में यूरोपीय सरकारें विदेश व्यापार से अधिक मुनाफा प्राप्त करना चाहती थीं। इससे सरकारों को सीधा लाभ यह था कि सरकारें कर के माध्यम से एक बड़ी राशि सरकारी खजाने में सुनिश्चित कर सकती थीं। परंतु सरकार को ये डर रहता था कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में संबंधित राष्ट्र की कई कंपनियां एक साथ व्यापार करने लगेंगी तो फिर वे आपस में ही प्रतिस्पर्धा करने लगेंगी। इस कारण व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य में इतनी अधिक वृद्धि हो जाएगी कि किसी को भी मुनाफा नहीं मिलेगा। इसके चलते सरकार की कर राशि भी दुष्प्रभावित होगी। इसीलिए सरकार कंपनी विशेष को किसी खास क्षेत्र में व्यापार करने का एक अधिकार देती थी, अर्थात व्यापार करने के एक अधिकार का चार्टर देने लगी। इसीलिए ये कंपनियां चार्टर कंपनियां कहलाई गईं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसी प्रकार की एक चार्टर कंपनी थी, जिसको 1813 आते 1813 में उसकी जो मोनोपोली थी, एक अधिकार था व्यापार का, वो खत्म किया गया था। चलिए, क्या चार्टर संबंधित कंपनी के हितों को सुरक्षित कर सके? क्या जो चार्टर थे वो संबंधित कंपनी के हितों को सुरक्षित कर सके? देखिए, चार्टर बहुत हद तक इस बात की गारंटी होते थे कि एक देश की कोई कंपनी कोई दूसरी कंपनी उस क्षेत्र में व्यापार के लिए नहीं जाएगी। लेकिन ये नियम किसी दूसरे देश की कंपनियों पर लागू नहीं होता था। दूसरे शब्दों में, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो ब्रिटेन की दूसरी कंपनियों से सुरक्षा मिल गई, लेकिन डच कंपनी, फ्रेंच कंपनी या पुर्तगाली कंपनी या कोई अन्य कंपनी, उससे प्रतिस्पर्धा होगी ही होगी, क्योंकि उससे उसे छूट नहीं थी। इसी प्रकार एशियाई क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण के लिए यूरोप के विभिन्न देशों की कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा जारी रही। यूरोपीय कंपनियों की भारतीय राज्यों के साथ टकराहट का क्या कारण था? देखिए, सभी कंपनियां एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदती थीं, जिसका कारण वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता एवं इन कंपनियों का मुनाफा कम हो जाता था। अतः ये कंपनियां अपने प्रतिद्वंद्वी को प्रतिस्पर्धा से बाहर करने का प्रयास करती थीं। इसी क्रम में उनके बीच संघर्ष शुरू हो जाता था। संघर्ष में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ये कंपनियां किलेबंदी करती थीं, किलों का निर्माण करती थीं तथा सैन्य तैयारी भी आरंभ कर देती थीं। इस कारण संबंधित क्षेत्र के शासक से भी उनकी टकराहट शुरू हो जाती थी, क्योंकि एक विदेशी कंपनी के इन कदमों को संबंधित शासक अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती मानता था। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश कंपनी की प्रगति कैसे हुई?
देखिए, 18वीं सदी की भारतीय राजनीति का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति का रूप में परिवर्तित होने लगी। कंपनी की यात्रा कर्नाटक से शुरू होकर बंगाल तक पहुंच गई और एक सुनियोजित नीति के तहत भारत में कंपनी का साम्राज्य स्थापित हुआ। कर्नाटक युद्ध को अगर हम देखें तो ये एक उसमें युगांतकारी घटना थी। कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश फ्रेंच प्रतिस्पर्धा से जुड़ा हुआ था तथा इनका उद्देश्य भारतीय व्यापार पर सर्वोच्चता स्थापित करना था। ज्ञातव्य है कि 17वीं सदी में भारत में अनेक यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो चुका था। भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने तथा भारतीय शासकों से अधिकाधिक रियायत प्राप्त करने के लिए इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा होती थी, परंतु ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों को छोड़कर अन्य कोई भी विदेशी कंपनी इस प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाई। अब इन दोनों प्रतिद्वंदियों में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक था। इसी संघर्ष का परिणाम था कर्नाटक वार, जिसमें फ्रांसीसी शक्ति बुरी तरह असफल हुई और भारतीय व्यापार एवं राजनीति पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हो गई। कर्नाटक युद्ध के कारण क्या थे? तो देखिए, ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के द्वारा दक्षिण भारत के व्यापार पर नियंत्रण का प्रयास किया जा रहा था। दोनों कंपनियों के द्वारा भारतीय राज्यों के आपसी झगड़ों से लाभ उठाने का प्रयास जारी था। यूरोप में अपने प्रभाव क्षेत्र के प्रसार में ब्रिटेन तथा फ्रांस एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी थे और जिसका प्रभाव भारत में भी देखा गया। पहला कर्नाटक युद्ध 1744 से 1748 के बीच हुआ। यह युद्ध यूरोप में प्रारंभ हुए ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार संघर्ष का विस्तार था। यूरोप में चल रहे युद्ध से प्रभावित होकर ब्रिटिश कमांडर वारनेट ने शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हुए कुछ फ्रांसीसी युद्धपोतों को जब्त कर लिया था। इस आक्रामक कार्रवाई के प्रत्युत्तर में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर के युद्धक बेड़े की सहायता से मद्रास जीत लिया। परंतु 1748 ईस्वी में यूरोप में शांति स्थापित होने के साथ ही भारत में भी शांति स्थापित हो गई और फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा ब्रिटिश को मद्रास वापस कर दिया गया। फिर आते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, एक साल बाद हुआ, 1749 से 1754। द्वितीय कर्नाटक युद्ध भी आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा का ही विस्तार था, परंतु इस बार अंतर यह था कि इसमें काफ़ी हद तक फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी शामिल थी। इस बार डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के राजनीतिक प्रभाव के प्रसार के लिए भारतीय शासकों की आपसी फूट का सहारा लेने का प्रयास किया। वस्तुतः द्वितीय कर्नाटक युद्ध हैदराबाद तथा कर्नाटक के उत्तराधिकार युद्ध से जुड़ा हुआ था, जिसमें फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा हस्तक्षेप के साथ ही यह युद्ध आरंभ हो गया। अंत में हैदराबाद फ्रांसीसी जबकि कर्नाटक ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। तीसरा कर्नाटक वार अगर हम देखें तो ये 1758 से 1763 तक चला है। यह फ्रांस और ब्रिटेन के बीच होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। अंततः 1760 में वनडिवास में निर्णायक लड़ाई हुई, जिसमें फ्रांसीसियों को भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। यद्यपि फ्रांसीसी अधिकारी काउंट डी लाली ने मैसूर से सहायता की अपील की, परंतु ये भी व्यर्थ ही रहा। अंततः उसे 1761 ईस्वी में आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस प्रकार दक्षिण में अंग्रेजों की सर्वोच्चता निर्विवाद रूप से स्थापित हो गई और भारत में फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा खंडित हो गई। जरा डुप्ले को देखते हैं, ये कौन था? तो देखिए, 1741 ईस्वी में डुप्ले पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना। डुप्ले पहला यूरोपीय था जिसने भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया। वास्तव में डुप्ले द्वारा भारत में सहायक संधि की प्रथा की शुरुआत की गई। उसके द्वारा हैदराबाद में सूबेदार के खर्च पर फ्रांसीसी सेना रखी गई। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी सेना की शुरुआत, हार और डुप्ले के अन्य राजनीतिक निर्णयों की वजह से फ्रांसीसी कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप डुप्ले को वापस बुला लिया गया। गौरतलब है कि जरूरत से ज़्यादा आशावादी होने के कारण डुप्ले संकटपूर्ण स्थितियों का लाभ नहीं उठा पाया। एक्स-ला-शापेल की संधि, ये संधि जो है 1748 में हुई थी, इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। ये एक्स-ला-शापेल की संधि 1748 में यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संपन्न हुई थी, जिससे यूरोप में दोनों पक्षों के बीच जो युद्ध चल रहा था वो समाप्त हुआ था। इस संधि के परिणाम स्वरूप ही भारत में भी फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच चल रहा पहला कर्नाटक वार समाप्त हुआ था।
और इस संधि की शर्तों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास एवं फ्रांसीसियों को उत्तर अमेरिका में लुइसबर्ग पुनः प्राप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों के समानांतर ब्रिटिशों की सफलता के कारण क्या थे? तो देखिए, फ्रांसीसी कंपनी सरकारी नियंत्रण में काम करती थी, अतः ब्रिटिश कंपनी जो कि एक निजी व्यापारी कंपनी थी, उसकी तरह उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। व्यापारिक दृष्टि से भी ब्रिटिश कंपनी फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अधिक सफल थी। ब्रिटिश कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन तथा आयरकूट जैसे कुशल अधिकारियों की सेवा प्राप्त थी। प्लासी की सफलता के बाद ब्रिटिश को बंगाल के संसाधनों का भी लाभ मिला था। फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों के शक्तिशाली नौसैन्य बेड़े ने भी भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसियों का यूरोप की राजनीति में उलझा रहना भी उनकी असफलता का एक प्रमुख कारण था। चलिए अब चलते हैं हम लोग बंगाल को देखते हैं। तो बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रांत था उस समय का। भारत से निर्यात की जाने वाली लगभग 40% सामग्री बंगाल से ही प्राप्त की जाती थी। किसी आलोचक ने तो यहाँ तक कहा है कि डुप्ले ने भारत की चाबी मद्रास में खोजने का प्रयास किया था, परंतु उसे सफलता नहीं मिली, जबकि क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोजी और सफल रहा। बंगाल के नवाब एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच मतभेद के क्या कारण थे और प्लासी का युद्ध क्यों हुआ? तो देखते हैं। दोनों के बीच मतभेद का पहला एवं सबसे बड़ा कारण था दस्तक, अर्थात एक चुंगी मुक्त व्यापार करने का फारूक सियर के समय का फरमान जो था उसका दुरुपयोग। इसका दुरुपयोग निम्नलिखित 2 तरीकों से किया जाता था। नंबर 1, यह दस्तक ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त था, परंतु ब्रिटिश कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका प्रयोग करते थे। कंपनी के द्वारा यह दस्तक भारतीय व्यापारियों के हाथों बेचा जाता था। आरंभिक 2 नवाब मुर्शिद कुली खान एवं अली वर्दी खान के द्वारा अंग्रेजों के इस कदम का विरोध करने के बावजूद भी नरम दृष्टिकोण अपनाया गया, परंतु बाद के नवाब सिराजुद्दौला ने इस विषय पर आरंभ से ही आक्रामक रुख अपनाया। कंपनी के द्वारा नवाब सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंद्वियों की सहायता की गई, इस कारण भी सिराजुद्दौला असंतुष्ट था और नवाब के आदेश के बावजूद भी कंपनी के द्वारा फोर्ट विलियम की किलेबंदी हटाने से इनकार कर दिया गया। इस पर क्रुद्ध होकर नवाब के द्वारा जून 1756 ईस्वी में फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया गया। मार्च 1757 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी के द्वारा फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया गया। प्लासी का युद्ध अथवा एक विश्वासघात। देखिए, ये वास्तव में एक युद्ध नहीं था, बल्कि इसका आधार विश्वासघात पर टिका था और इसका परिणाम पहले से ही तय था। नवाब का मीर बख्शी या सेनापति मीर जाफर तथा एक दूसरा सैन्य अधिकारी राय दुर्लभ दोनों पहले से ही ब्रिटिशों के साथ मिल चुके थे। इस तरह से यह युद्ध महज एक नाटक था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की मृत्यु हो गई। यद्यपि वह युद्ध के मैदान में नहीं था, परंतु मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मुर्शिदाबाद में उसकी हत्या कर दी और नए नवाब के रूप में मीर जाफर स्थापित हो गया। आखिर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? देखिए, कंपनी का लक्ष्य था अधिक से अधिक मुनाफा कमाना और इसके लिए आवश्यक था कि वह यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को दूर रखे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकतम मात्रा में व्यापारिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहती थी। इस मामले में बंगाल काफी धनी था। कंपनी का विचार था कि वह भारत से ही नकद राशि प्राप्त कर ले, जिससे उसे ब्रिटेन से कीमती धातु नहीं मंगवानी पड़े। इन कारणों से कंपनी के लिए बंगाल के मामलों में हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था। कंपनी के लिए प्लासी के युद्ध का क्या महत्व था या प्लासी के युद्ध का परिणाम क्या हुआ कंपनी के लिए? देखिए, इस युद्ध के बाद नए नवाब मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनी को 1,77,00,000 रुपए प्राप्त हुए। व्यक्तिगत तौर पर क्लाइव को भी 20 लाख रुपए प्राप्त हुए। साथ ही 24 परगना की जागीर भी प्राप्त हुई और कंपनी अपने यूरोपीय प्रतिद्वंद्वी अर्थात फ्रांसीसी को दूर रख सकी। नवाब के लिए क्या हुआ? देखिए, नवाब मीर जाफर और कंपनी के बीच विवाद का कारण तथा मीर कासिम का नवाब के रूप में स्थापित होना, इसको जरा देखते हैं। देखिए, नवाब मीर जाफर से ब्रिटिश कंपनी को जितने धन की अपेक्षा थी, नवाब पूरा नहीं कर पाता था। नवाब की सुरक्षा पर स्वयं कंपनी के द्वारा धन खर्च किया जाता था। अतः 1760 ईस्वी में नए गवर्नर वेंसिटार्ट के द्वारा नवाब के दामाद मीर कासिम को नए नवाब के रूप में स्थापित किया गया। बदले में मीर कासिम ने कंपनी को 50 लाख रुपए, मिदनापुर, चटगांव एवं बर्धमान के जिले भेंट किए। नए नवाब मीर कासिम
एवं ब्रिटिश कंपनी के बीच भी मतभेद हो गया। क्यों? देखिए, मीर कासिम के द्वारा राजनीतिक रूप से कंपनी से स्वतंत्र होने का प्रयास किया जाना और अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया जाना, एक यूरोपीय विशेषज्ञ की सहायता से सेना का पुनर्गठन तथा मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना और नए नवाब के द्वारा दस्तक के दुरुपयोग का विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम के साथ अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी पराजित हुआ। इस युद्ध ने भारतीय शक्तियों पर कंपनी की वर्चस्वता को स्थापित किया और इसी के परिणाम स्वरूप इलाहाबाद की संधि हुई। कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह से पृथक पृथक संधि की गई। अवध के नवाब से 50 लाख रुपए हर्जाना तथा इलाहाबाद एवं कड़ाका भूभाग प्राप्त हुआ। ये संधि 1765 में इलाहाबाद की संधि के नाम से जानी जाती है। दूसरी तरफ कंपनी के द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र दिया जाना तथा इसके अतिरिक्त 53 लाख रुपए निजामत एवं 26 लाख रुपए व्यक्तिगत खर्च के रूप में दिए गए। बदले में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। इसलिए बंगाल का नवाब अब केवल प्रशासक मात्र रह गया, जबकि कंपनी बंगाल का दीवान हो गई और राजस्व वसूलने लगी। ब्रिटिश कंपनी के लिए बक्सर के युद्ध का महत्व। प्लासी के युद्ध की पुष्टि बक्सर के युद्ध ने कर दी। प्लासी का युद्ध विश्वासघात से जीता गया, परंतु बक्सर के युद्ध ने उनकी यानी यूरोपियंस की सैन्य श्रेष्ठता को सिद्ध कर दिया। अब बंगाल के साथ साथ अवध भी ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ब्रिटिशों का कृपापात्र बन गया। सबसे बढ़कर ब्रिटिश कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई और अब कंपनी ने व्यापार में निवेश की समस्या को हल कर लिया, क्योंकि अब बंगाल की दीवानी से प्राप्त रकम का एक बड़ा भाग वो व्यापार में निवेशित करने लगी। अब आते हैं यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तमाशा अंतरीप की खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने 1488 ईस्वी में की थी। कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज दूत था जिसने बादशाह जहांगीर से भेंट की थी। जॉन सुरमन मुगल बादशाह फर्रुख सियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया था। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की गई थी। भारत में पुर्तगालियों द्वारा अपनी पहली कोठी कोचीन में स्थापित की गई थी। 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। यह भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क द्वारा गोवा पर अधिकार कर लिया गया। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अपना पहला कारखाना स्थापित किया गया। कार्ड्स व्यवस्था, यह भारतीय एवं अरबी जहाज़ों से पैसे वसूल किए जाने का एक तरीका था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय एवं अरबी जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसरॉय से लाइसेंस या परमिट लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा वे उसे लूट लेते थे। कार्ड्स आर्मेडा काफिला पद्धति, पुर्तगालियों ने इस पद्धति के माध्यम से भारतीय तथा अरबी जहाज़ों का परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। ध्यान देने योग्य यह भी बात है कि अरबी और भारतीय जहाज़ों जिन्हें कार्ड्स प्राप्त होता था को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगालियों द्वारा इस पद्धति के तहत छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के समय संरक्षण प्रदान किया जाता। इसके लिए जहाज़ों को चुंगी देनी होती। उल्लेखनीय है कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों से कार्ड्स या परमिट लेना पड़ता था। कैप्टन हॉकिंस, 1608 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के उद्देश्य से कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में शाही आज्ञा लेने के लिए भेजा। जहांगीर ने शाही फरमान दे दिया, जिससे सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल गई। हॉकिंस फारसी भाषा का बहुत अच्छा जानकार था। वह हेक्टर नामक प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक जहाज का कप्तान भी था। उल्लेखनीय है कि 1611 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन मिडल्टन तथा 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में व्यापारिक संधि के उद्देश्य से आया था।
तो यह था आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।